कल तक की क्लास में मैंने आप लोगों को डेप्रीसिएशन के 10 कंसेप्ट पढ़ा दिए थे। डेप्रीसिएशन तक 10 कंसेप्ट पढ़ा दिए थे। आज से जितने भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट हम पढ़ेंगे वो सब प्रैक्टिकल में भी काम आने वाले हैं। तो इसका मतलब आज से जो कंसेप्ट आएंगे वो प्रैक्टिकल भी स्टार्ट हो गया। लेकिन प्रैक्टिकल जब कराऊंगा तो उसमें मेथड पढ़ेंगे, नेशनल इनकम निकाली कैसे जाती है वो पढ़ेंगे, नेशनल इनकम में क्या लेते हैं क्या नहीं लेते हैं, और नेशनल इनकम के अंदर ही 5-7 तरह के और एग्रीगेट्स होते हैं। अलग अलग तरीके से नेशनल इनकम को नापा जाता है। वो सब मेथड 3 है लेकिन अलग अलग उसके एब्रीविएशंस है। NNP एट MP, NNP एट FC, GDP एट MP, GDP, इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें अपन फिर नेशनल इनकम के अंदर भी देखने वाले हैं। एक बार कल तक का जो हम लोगों ने पढ़ा है रिवीजन कर लेते हैं। मैंने आप लोगों को 3 सबसे पहले बताया कि नेशनल इनकम के फीचर्स क्या है। ठीक है, नेशनल इनकम एक फ्लो कंसेप्ट है। नेशनल इनकम में वही चीज़ें आती है जिसका मॉनेटरी वैल्यू निकाला जा सकता है, और नेशनल इनकम में सिर्फ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं। क्या आते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में नहीं आते। फिर आप लोगों को बताया मैंने कि नेचुरल रिसोर्स और प्रोडक्शन प्रोसेस के बारे में, कि जो नेचुरल रिसोर्स होते हैं हमारे, अगर वो हमारे पास हो या ना हो उससे GDP में कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। फिर हम लोगों ने बात करी सिटीज़न और रेसिडेंट की, कि जो इस कंट्री में जन्म लेगा वो सिटीज़न होगा, और जहाँ आपका सेंटर ऑफ इंटरेस्ट लाया करेगा आप वहाँ के क्या कहलाओगे? रेसिडेंट कहलाओगे। फिर मैंने आपको डोमेस्टिक टेरिटरी बताई। डोमेस्टिक टेरिटरी का पूरा कंसेप्ट फ्रीडम से जुड़ा हुआ है। जिस एरिया में आप पर्सन, गुड्स और कैपिटल को फ्रीली मूव करा सकते हो वो एरिया आपका क्या कहलाएगा? डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी में एयर स्पेस भी आता है, टेरिटरियल वाटर भी आता है, ज्योग्राफिकल लिमिट के साथ साथ हर चीज़ को हमने बांट रखा है और वो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी है। 5वां कंसेप्ट पढ़ाया आपको रियल GDP और नॉमिनल GDP का। आपको कहा मैंने कि जब हम लोग करंट ईयर के आउटपुट को बेस ईयर के प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो कौन सा GDP निकलता है? रियल GDP। और जब हम करंट ईयर के आउटपुट को करंट ईयर के ही प्राइस से मल्टीप्लाई करते हैं तो कौन सा GDP निकलता है? नॉमिनल GDP। रियल GDP नॉमिनल GDP के मुकाबले ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट माना जाता है क्योंकि ये इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं करता, उल्टा इन्फ्लेशन को काउंटर करता है। रियल GDP में आउटपुट तभी बढ़ेगा, GDP तभी बढ़ेगा जब एक्चुअल में आउटपुट बढ़ेगा। बिना आउटपुट के बढ़े कभी भी GDP इंक्रीज नहीं होगा। किसमें? रियल GDP। रियल GDP बढ़ने का मतलब है वाकई में आपके यहाँ पे लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज हुआ है। रियल GDP हर महीने में अच्छा ही है। ठीक है, और कभी ये मत समझ लेना कि सर रियल GDP में तो हम बेस ईयर का प्राइस ले रहे हैं तो बेस ईयर का प्राइस तो बरसों पुराना होगा। नहीं, बेस ईयर का प्राइस भी समय समय पे चेंज होता रहता है। जैसे एक एग्जांपल से आपको बताता हूँ मैं। जैसे आज कोई मूवी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई, उसने 500 करोड़ कमाए, 700 करोड़ कमाए, तो हम कहेंगे कि यार ये मूवी बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी है। जैसे अभी पठान आई थी तो भाई उसने 1000 करोड़ कमाए, तो ऐसा कहा कि भाई ये सबसे बड़ी मूवी हो गई। बाहुबली आई थी, 2000 करोड़ कमाए, तो ये सबसे बड़ी मूवी हो गई इंडियन सिनेमा की। लेकिन इंडियन सिनेमा तो बहुत पुराना है। इससे पहले आपके पापा वगैरह से पूछोगे तो और भी बहुत सुपरहिट मूवीज़ हैं। जैसे शोले अपने टाइम की बहुत अच्छी मूवी है। उसके बाद और भी दूसरी बीच में समय पे ऐसी ब्लॉकबस्टर मूवी आई है, सुनना बराबर से। लेकिन इन मूवीज़ ने कभी 100 करोड़ नहीं कमाए, 1000 करोड़ नहीं कमाए, कमा भी नहीं सकती। आज 1000 करोड़ है, उस समय का 50 करोड़ ही 100 करोड़ होता था। तो अगर आपको वाकई में ये जज करना है कि पठान बहुत बड़ी मूवी है कि शोले बहुत बड़ी मूवी है, तो कलेक्शन से देखोगे तो पठान अच्छी दिखेगी कि तो 1000 करोड़ है, वो तो 50 करोड़ है। लेकिन उस जमाने के 50 करोड़ इस जमाने के 1500 करोड़ होते थे। आप इन्फ्लेशन के इफेक्ट को भी तो देखो। तो आप पठान को भी बेस ईयर प्राइस पे ले जाओ और वो उसको भी फिर कंपेयर करो, या फिर शोले को भी आज की कीमत पे ले आओ।
उस समय एक मूवी का टिकट 1 रुपये का था, आज 200 रुपये का है। तो आप 1 रुपये को 200 रुपये पे लेकर आओ, पता चलेगा कौन सी मूवी बड़ी है। एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। तो कंपैरिजन कैसे अच्छा हुआ? बेस ईयर पे लो ना, बेस ईयर में सब चीजें एक जैसे इफेक्ट को दिखाएगी। आप करंट ईयर प्राइस दोगे तो करंट ईयर प्राइस में तो आपको यही दिखेगा कि जो हो रहा है वो सब अभी अच्छा है, पहले तो सब खराब ही खराब था। सही बता रहा हूं मैं? तो इस तरीके से हम लोग नॉमिनल जीडीपी के ऊपर किसको तवज्जो देते हैं? रियल जीडीपी। ये सब पढ़ा चुका हूं मैं आपको। फिर मैंने आपको बताया फाइनल गुड्स क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। कल क्वेश्चन भी पूछे और 90% बच्चों को एकदम क्लियर है कि फाइनल गुड्स क्या है और इंटरमीडिएट गुड्स। एक लाइन मैंने बोली थी, कल रिपीट करूंगा, फाइनल गुड्स या इंटरमीडिएट गुड्स को एंड यूजर से प्रिडिक्ट करना है कि जो इसे खरीद रहा है वो इसका क्या करेगा। अब ये रुमाल मैं सीधे कंज्यूम कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं कर रहा, तो ये मेरे लिए फाइनल है। और यही रुमाल को मैं आगे बेचता तो ये मेरे लिए क्या हो जाता? इंटरमीडिएट। तो एंड यूजर क्या करेगा ये देखना है हमें। ये भी बात हम लोगों ने कल करी। फिर मैंने आपको कहा इंटरमीडिएट गुड्स नेशनल इनकम में नहीं आता, फाइनल गुड्स नेशनल इनकम में आता है। इंपोर्ट हमेशा इंटरमीडिएट होता है और एक्सपोर्ट हमेशा फाइनल होता है। ये बात कल करी हमने। ये कंसेप्ट नंबर 6 में फाइनल गुड्स है, फाइनल गुड्स के साथ कंसेप्ट नंबर 10 में इंटरमीडिएट फाइनल में डिफरेंस है, दोनों एक साथ बता दिए। फिर बीच में 2-3 कंसेप्ट और पढ़े हम लोगों ने। एक तो मैंने गुड्स के भी टाइप बताया आपको कि फाइनल गुड्स कितने तरह के होते हैं, कंजम्पशन गुड्स, कैपिटल। कंजम्पशन में फिर 2 बताए, ड्यूरेबल और नॉन ड्यूरेबल। ठीक है, रिकॉल करते रहना, बार बार बोलता हूँ, जैसे मैं पढ़ाता हूँ आते ही कभी डायरेक्ट स्टार्ट नहीं करता। आप भी घर पे पढ़ो तो ऐसा ही आपका टेंडेंसी होना चाहिए। कभी भी पढ़ने बैठो तो पहले पेज से ही स्टार्ट करना, ताकि जितनी बार पढ़ोगे उतना एकदम क्लियर हो जाएगा। देन मैंने कल आप लोगों को डेप्रिसिएशन के बारे में बताया। मैंने आपको कहा डेप्रिसिएशन किन किन कारणों की वजह से लगता है। पहला लगता है नॉर्मल वेयर एंड टियर और दूसरा फोरसीन ऑब्सोलेंस। नॉर्मल वेयर एंड टियर मतलब बार बार यूज करने की वजह से और पैसेज ऑफ टाइम की वजह से। ये फर्नीचर मेरे यूज में आ रहा है तो इस पर क्या लगेगा? डेप्रिसिएशन। लेकिन कल मैंने आपको 2-3 एग्जांपल ऐसे दिए कि जो चीज़ें यूज में भी नहीं आती फिर भी उस पर डेप्रिसिएशन लगता है। जैसे कार के अंदर एयरबैग होते हैं, हॉस्पिटल्स में फायर एक्सटिंग्विशर लगे हुए होते हैं। क्या ये कभी काम में आते हैं? कब काम आएंगे? जब आग लगेगी। एयरबैग कब खुलेंगे? जब कार ठुकेगी। अब आपने 5 साल कार चलाई और एयरबैग एक बार भी नहीं खुला, आपकी ड्राइविंग एकदम सेफ है, ठीक है, तो 5 साल बाद क्या वो एयरबैग की कीमत वही रहेगी जो थी? नहीं ना, क्योंकि 5 साल से वो पैसेज ऑफ टाइम तो निकल रहा है ना। टाइम निकलते ही उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है? कम होती जा रही है। तो कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो एक बार भी यूज़ में नहीं आती, एक बार भी पूरी ज़िंदगी में, फिर भी उस पर क्या लगता है? डेप्रिसिएशन। और डेप्रिसिएशन क्यों लगता है? टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से और डिमांड चेंज होने की वजह से। किस वजह से? जैसे कल मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ये टेक्नोलॉजी अभी मेरे काम में आ रही है। अब मैंने रेलवे का एग्जांपल दिया कि रेलवे पहले चलता था कोल इंजन से, फिर स्टीम इंजन और फिर इलेक्ट्रिक इंजन। तो जैसे इलेक्ट्रिक इंजन आया, स्टीम इंजन खत्म हो गया, तो हम स्टीम इंजन पे क्या लगा देंगे? डेप्रिसिएशन। और उसकी वैल्यू क्या कर देंगे? 0, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी अब एग्जिस्ट नहीं करती। और एक लगता है डेप्रिसिएशन चेंज ऑफ डिमांड की वजह से। टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से नहीं, डिमांड चेंज होने की वजह। डिमांड मतलब अभी मैं ये प्रोडक्ट बनाता हूँ इस मशीन से, अब ये मशीन तो बहुत बढ़िया है लेकिन ये प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है, कोई इसे यूज़ नहीं करता, तो इसकी डिमांड 0 होगी तो मशीन का भी डेप्रिसिएशन हो जाएगा पूरा ख़त्म, और मशीन भी पूरी बुक से मैं हटा दूंगा। क्योंकि जो प्रोडक्ट बनाती है मशीन, वो प्रोडक्ट ही चलन में नहीं है तो मशीन का चाटूंगा क्या मैं? तो मशीन पे भी क्या लगा दूंगा मैं? डैप लगा दूंगा। ये सब कारणों की वजह से डैप लगाया जाता है। यहाँ तक हम लोगों ने बात कर ली। अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं, डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या फ़र्क होता है। ये डैप में ही है, कल रह गया था। डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस में क्या फ़र्क होता है? किसमें? अभी सपोज करो मैं कोई मशीन लेकर आया और मशीन लाते ही मेरी फैक्ट्री में आग लग गई, या जैसे आज सरकार ने प्रेडिक्ट किया है कि आज बहुत बड़ा तूफान आने वाला है,
वहाँ वेस्ट बंगाल में साइक्लोन आने वाला है, उसके लिए सरकार ने बहुत बड़ा बजट भी पहले से अलोकेट कर रखा है। अभी 2-3 स्टेट्स में बहुत भयंकर वाली तूफ़ान सुनामी उन्होंने, अभी तुम यहाँ पे भी देखोगे तो सुबह से थोड़ी हवाएं तेज़ चल रही है, ठीक है। तो साउथ में अब ये तूफ़ान आया, अर्थक्वेक आया और हमारी कुछ चीज़ें तहस नहस हो गई। सुनना बराबर, अब ये फर्नीचर निमट गया पूरा, अभी लेकर ही आया था मैं और निमट गया पूरा, तूफ़ान आया, अर्थक्वेक आया, ख़त्म हो गया। तो इसकी वैल्यू एकदम ज़ीरो हो गई, इसे कैपिटल लॉस बोलते हैं। डेप्रीसिएशन लगता है फोरसीन ऑब्सोलेंस की वजह से। किसकी वजह से लगता है? मैं अभी शायद गलती से अनफोरसीन बोल गया। डेप्रीसिएशन किस वजह से लगता है? फोरसीन मतलब दिख रहा है कि बच्चे इस पे बैठ रहे हैं तो फर्नीचर की वैल्यू में गिरावट आएगी, दिख रहा है कि टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, फोरसीन ऑब्सोलेंस। अब अर्थक्वेक आएगा और पूरी की पूरी सभी चीजें तबाह हो जाएगी, ये मुझे नहीं पता था। ये अनफोरसीन ऑब्सोलेंस है। क्या है ये? तो अनफोरसीन ऑब्सोलेंस की वजह से जो वैल्यू में गिरावट आती है उसे कैपिटल लॉस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कैपिटल लॉस। और जो फोरसीन ऑब्सोलेंस है उसे डेप्रीसिएशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेप्रीसिएशन को तो हम नेशनल इनकम में कंसीडर करते हैं ग्रॉस से नेट पे आने के लिए, लेकिन कैपिटल लॉस को हम नेशनल इनकम में कंसीडर नहीं करते। कैसे कंसीडर नहीं करते? अभी ये सपोज करो कि ये फर्नीचर बना मेरा और इसकी वैल्यू थी 500 करोड़, तो ये माल तो प्रोड्यूस हुआ ना 500 करोड़ का। अब तूफान आया, 500 करोड़ की चीज़ ज़ीरो हो गई, तो ऐसा नहीं कि मैं 500 करोड़ को ज़ीरो कंसीडर करूँगा, मैं मेरी नेशनल इनकम में पूरे 500 करोड़ कंसीडर करूँगा। कैपिटल लॉस को डिडक्ट नहीं करते। लेकिन अब सुनना बराबर, बहुत काम की चीज़ है। अब अगर ये वैल्यू 500 करोड़ थी और इस पर 100 करोड़ का डैप लग गया, तो वो डैप को तो मैं कंसीडर करूँगा और मैं अपनी कीमत कितनी पकड़ूंगा? 400 करोड़। लेकिन अगर ये 500 करोड़ पूरा ही सुनामी में तहस नहस हो जाता, तो मैं ये 500 करोड़ के ऊपर कैपिटल लॉस डिडक्ट नहीं करता। मैं ये मान के चलता कि मेरे यहाँ बना तो है ना 500 करोड़ का माल, तो मैं अपनी नेशनल इनकम में पूरे 500 करोड़ पकड़ूंगा, कैपिटल लॉस का रिडक्शन नहीं करूँगा। कोई इसका रीज़न बता सकता है क्यों? जैसे डेप्रिसिएशन लग रहा है तो डिडक्ट कर रहे हो और कैपिटल लॉस हो रहा है तो डिडक्ट नहीं कर रहे हो, क्यों ऐसा? सुना? सवाल समझ में आया? सवाल समझ में नहीं आया? मैं कह रहा हूं, आज अगर मान लो आपकी जो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है ना, आपके पास मशीन, टूल्स, इक्विपमेंट ये सब है, ये 500 करोड़ के है। अब इसके ऊपर आपने 100 करोड़ का डैप लगाया, तो मैं जब नेशनल इनकम निकालूंगा तो इसकी कीमत 500 करोड़ नहीं लूंगा, 100 करोड़ का डैप माइनस करूंगा और इसकी कीमत कितनी पकड़ूंगा? 400 करोड़। लेकिन अगर ये 500 करोड़ का है, मशीन इक्विपमेंट वगैरह, और ये सब अर्थक्वेक में बह गया, ख़त्म हो गया, तूफान में आग लग गई, जल गया और इसकी वैल्यू ज़ीरो हो गई, तो ऐसा नहीं करूंगा कि 500 करोड़ में से 500 करोड़ माइनस करके इसकी वैल्यू ज़ीरो पकड़ूंगा, मैं कुछ माइनस ही नहीं करूंगा। तो मेरा सवाल ये है कि कैपिटल लॉस को डिडक्ट नहीं करते, डेप्रीसिएशन को डिडक्ट करते हैं। वाई? हाँ बेटा बोल, तेज बोल। ये बार बार नहीं होता। ओके, हाँ, तो वो भी फाइनल तो हो ही गया था। हाँ, वही बोला उसने भी। हाँ, वापस बोल बेटा। हाँ, 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 कुछ भी नहीं होगा, तो फिर उसको डिडक्ट ही नहीं कर रहे, उसको तो ले रहे हैं पूरा नेशनल इनकम में 500 करोड़, और यहाँ पे डिडक्ट कर रहे हैं और 400 करोड़ ही ले रहे हैं। ठीक है, और कोई? हाँ बिल्कुल, उसने भी यही बोला अभी। देखो ऐसा है कि आज
नेशनल इनकम का मतलब क्या है? मैंने तुम्हें उस दिन बोला था कि नेशनल इनकम इज कंसर्न विद प्रोडक्शन नॉट विद सेल। जीडीपी जब निकलता है ना किसी देश का, तो जीडीपी का मतलब होता है माल कितना बना, बिकने से मतलब नहीं है। अब जितनी भी मशीन, टूल, इक्विपमेंट खराब हो गई, जल गई, वो बनी तो है ना, वो बनी है तो हमारे लोगों ने मेहनत करी उस पर, उसे बनाने में रोजगार भी पैदा हुआ, लोगों की इनकम भी बढ़ी उसे बनाने में, फिर जिसने उसे बेचा उसकी भी इनकम बढ़ी, फिर मेरे पास आया, लेकिन अब वो खत्म हो गया। लेकिन वो माल बना तो था ना इंडिया में, इसलिए उसके नेशनल इनकम में तो लेना पड़ेगा। डिडक्शन कर दोगे तो जीरो हो जाएगा, तो उतने अमाउंट से हमारी जीडीपी अंडर एस्टिमेट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? अब डेप्रीसिएशन का लॉजिक ये है कि आपने कोई चीज 500 करोड़ रुपए बनाई, साल भर उसे यूज कर ली, 100 करोड़ का डेप लग गया, तो जब ईयर एंड पे नेशनल इनकम निकलेगी तब तो वो चीज 400 करोड़ की है ना, तो इसलिए डेप माइनस करते हैं और उसकी जो कीमत है वो लेते हैं। कितनी? 400 करोड़, क्योंकि आज उसकी कीमत 500 करोड़ है ही, उसे बनाया 500 करोड़ में था, लेकिन डेप्रीसिएशन लगने के बाद अब उसकी कीमत कितनी बची है? 400 करोड़, जो बची है वो ले ली। यहाँ पे साल खत्म होने के बाद उसकी कीमत जीरो हो चुकी है, तो क्या मैं जीरो लूं? क्यों लूं जीरो? वो बनी तो 500 में थी ना, और अभी साल भर काम में आती तो आज उसकी कीमत कुछ तो होती। जीरो ले लूंगा तो जबरदस्ती मेरा नेशनल इनकम अंडर एस्टिमेट होगा, इसलिए कैपिटल लॉस को नेशनल इनकम में डिडक्ट नहीं करते और डेप्रीसिएशन को डिडक्ट करते हैं। अब देखो डिफरेंस पढ़ो जल्दी से। डेप्रीसिएशन मीन्स वेयर एंड टियर ड्यू टू फोर्सीन ऑब्सोलेंस, और कैपिटल लॉस fall in asset due to unforeseen obsolescence like earthquake, theft and accident. अगला, it is deducted, ये नेशनल इनकम में डिडक्ट होता है, it is not deducted. थर्ड, डेप्रीसिएशन के लिए प्रोविजन बनाया जाता है, ऐसा कोई प्रोविजन इसके लिए नहीं बनाया। अभी मैं ये कोई प्रोविजन थोड़ी बनाता हूँ, या मुझसे अगर आग लग गई, अपनी कोचिंग सब तबाह हो गई, तो अपन क्या करेंगे? 10 करोड़ रुपए पहले से अलग रख दे, आग लगी तो उसके लिए। ऐसा कोई प्रोविजन बनाता है? कभी नहीं बनाता। उल्टा कोई ऐसा बोलता है मनुष्य, कभी तो शुभ बोला कर, ठीक है, ऐसा कोई सोचता भी नहीं होगा कभी कि आग लग गई, तूफान आ गई, सोच सुनामी आ जाए, सब अपन बैठे के बैठे रह जाए, सब निमट जाए, ठीक है, क्या करेंगे अपन? ऐसा कभी सोचते हैं? नहीं सोचते। लेकिन हम लोग डेप्रीसिएशन का प्रोविजन पहले से बना के रखते हैं कि यार मुर्सा देख, ये फर्नीचर 7-8 साल पुराना हो चुका है, 2 साल और चलेगा, उसके बाद हमें फिर फर्नीचर वगैरह पूरा लाना पड़ेगा, तो अभी से अपन प्रोविजन बना लेते हैं, पैसे अलग रख लेते हैं। तो डेप्रीसिएशन के लिए तो प्रोविजन बनता है, कैपिटल लॉस के लिए प्रोविजन। और लास्ट मैंने दे रखा है, डेप्रीसिएशन प्रोडक्शन प्रोसेस में होता है। किस में होता है? काम करने की वजह से। मैं कोई माल बना रहा हूँ तो डेप लग रहा है। कैपिटल लॉस तो जबरदस्ती, बस बैठे बैठे चीज तबाह हो गई, खत्म हो गई, इसमें कोई प्रोडक्शन प्रोसेस अफेक्ट नहीं होता। यहाँ प्रोडक्शन प्रोसेस अफेक्ट होता है। 4 याद रखोगे तुम। एक डेप्रीसिएशन, यहाँ देखो ये किस वजह से लगता है? फोर्सिंग ऑब्सोलेंस, ये अनफोर्सिंग। ये क्यों लगता है? टेक्नोलॉजी चेंज हुई, डिमांड चेंज हुई, यूज में लिया। ये क्यों लगता है? अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, बाढ़ आ गया। ये नेशनल इनकम में डिडक्ट होता है। ये डिडक्ट, ये प्रोडक्शन प्रोसेस को अफेक्ट करता है, ये प्रोडक्शन को अफेक्ट, इसके लिए प्रोविजन बनता है, इसके लिए प्रोविजन। याद हो जाएंगे? ये किस में डिफरेंस था? डेप्रीसिएशन एंड, एग्जाम में आता रहता है ये। अब मार्क करो कंसेप्ट नंबर 11, और यहाँ से मैं फिर बोल रहा हूँ सब प्रैक्टिकल कंसेप्ट स्टार्ट हो जाएंगे। ये जितने भी कंसेप्ट मैं पढ़ाने वाला हूँ ये प्रैक्टिकल में काम आएंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस 11, और 12 भी मार्क कर लो हाथों हाथ। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस NIT। देखो बोर्ड पे देखो, ये एक मार्कर है, ये 20 रुपए में बना है, इसकी बेस ईयर प्राइस 20 रुपए है, लेकिन सरकार ने इस पे 2 रुपए का GST लगा दिया, तो ये मार्कर हो गया 22 रुपए का। कितने का हो गया? 22 रुपए का। अब सोच समझ के जवाब देना कि जब मुझे भारत का GDP निकालना होगा तो मैं मार्कर को 20 रुपए पे लूं या 22 रुपए पे? पहले तो ये बताओ, भारत के GDP में मार्कर भी आएगा ना? एक बार GDP की डेफिनेशन मेरे साथ फिर रिपीट करो।
monetary value of all final goods and services produced in the domestic territory of a country during a financial year। 10 दिन से ये चैप्टर चल रहा है। ये डेफिनेशन तो तुम्हें याद कराने में मैं सफल रहा हूँ ना? हाँ, एक बार अपने तरफ से बोलो तो ये डेफिनेशन वापस। चलो याद है आप लोगों को। तो हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में जितना भी माल बनता है, तो मार्कर भी बना है मेरे इंडिया में, तो ये आएगा ना मेरे जीडीपी में। अब जवाब दो मुझे, इसको 20 रुपए पे लेना चाहिए 22 रुपए पे, क्योंकि जीएसटी सरकार ने ही लगाया है। अब ये चीज़ आप कहीं लेने जाओगे तो 20 में नहीं मिलेगी, 22 में ही मिलेगी, जीएसटी लग के आएगा। बोलो चिन्नू, क्या लेना चाहिए? 20 ही लेना चाहिए, 20 ही लेना चाहिए। किसी का 22 वाला है, ये भाई साहब लीग से हटके चलते हैं, ये सुनील गावस्कर। 22 क्यों लेना चाहिए? सर टैक्स को अपन को पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि फायदा तो वही है अपन, क्योंकि फायदा तो वो है। बोलना, फाइनल तो वही है, टैक्स तो हमें पे करना ही पड़ेगा। भाई का जवाब है। आप बोलो 20 क्यों लेंगे? ये भी सही है। हाँ, तो अवॉइड डबल मनोमानी ऐसी तेजी, ये एक चीज रट ली इसने, हर जगह यही चिपका देगा ये। ठीक है, देखो भाई, ये चीज बनी तो 20 रुपए में ही है। अभी तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, अभी भी बोला कि नेशनल इनकम इज कंसर्न विद प्रोडक्शन नॉट विद सेल। ये कह रहा है सामने वाले को देने तो 22 रुपए पड़ेंगे, तो सेल पे थोड़ी लेते हैं नेशनल इनकम। सेल तो वो कितने में भी हो। अच्छा, सेल पे ही लेना था तो फिर बेस ईयर प्राइस पे क्यों लेते हो? करंट ईयर प्राइस पे लो। किस पे लो? आज मैंने कहा कि वो शोले का टिकट उस समय 1 रुपए का था, आज कोई मूवी का टिकट 250 रुपए का है, तो शोले के टिकट को 250 क्यों बना रहे हो? 1 रुपए में ही बिका था ना, तो 1 रुपए को 1 रुपए ही मानो, फिर 250 मत बनाओ, और ये 250 को 250 मानो। भाई हम जब अपना प्रॉफिट या लॉस निकालते हैं तो हमारी अप्रोच क्या होती है कि भाई मैंने इतने बच्चे पढ़ाए, इतनी मेरी फीस आई, इतने मेरे खर्चे हुए, ये मेरा नेट प्रॉफिट। ये हमारी अप्रोच है। सरकार ऐसे नहीं चलती है। सरकार ये मान के चलती है कि ये माल जो बना है इसकी लागत कितनी है, कितने में बनना चाहिए। बिक तो कितने में भी सकता है। बेटा अपने यहाँ पर अगर बेचने के हिसाब से चलोगे ना तो इतना कॉन्ट्राडिक्ट फर्क आ जाता है, ये आपने कोविड में देखा होगा। अगर बेचने के हिसाब से चले तो सड़ी सड़ी चीज़ें जो 10-10, 20-20 रुपए की चीज़ें हैं, आपने देखा होगा वो हमने कितने कितने रुपए में खरीदी है। ठीक है, तो भी बेचने का तो कोई वो ही नहीं है। आप किसी हिल स्टेशन पे जाओ, वो 5 रुपए की मैगी 100 रुपए में देते वो लोग, देखा तुम लोगों ने? देते ना। और कोई वो वहाँ पे, मैंने उससे कहा कि अबे यार गजब कर रहा है छोटू, तू 100 रुपए की मैगी, वो 5 रुपए की एक मैगी वो उबाल के दे रहा है भाई 100 रुपए। क्या बोलता है याद है वो? भाई मैं यहाँ ऊपर इतना चढ़ के आता हूँ, ठीक है, तो मैं कहा अच्छा हुआ तू चढ़ के आता है, पानी वानी नहीं पिया तूने रास्ते में, ठीक है, 200 रुपये की हो जाती, ठीक है। MRP से डबल। कोई जगह पे जाते हैं, ट्रेन में कोई चीज़ ऐसी हो, कोई ऐसा स्टेशन आ गया, MRP लिखी हुई है, उससे भी ज़्यादा ले लेते हैं, ठीक है, करते हैं ना ऐसा। और ऐसा भी नहीं कह रहा कि वो गैर कानूनी है, कुछ ऐसा कर रहे हो, लोग देने वाला पैसे दे रहा है, बेचने वाला बेच रहा है, क्या दिक्कत है? अब मेरी बात सुनो, वो अगर बेचने को पैमाना बनाएंगे तो हर चीज इंडिया के अलग अलग कोने पे अलग अलग रेटों पे बिकती है। कैसे बनाए? उससे तो फिर हमारा जीडीपी, हम तो शहंशाह होते दुनिया के, इतना महंगा बेच रहे हैं हम तो कोई चीज को, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो चीज बनी कितने में है, लागत क्या है उसकी, उसका मॉनेटरी वैल्यू क्या है, उसको लिया जाता है। टैक्स तो सरकार ने इम्पोज किए हैं, आप सारे टैक्स वापस सरकार को ही दोगे और वो पैसा वापस बेनिफिट बन के आपकी तरफ ही आएगा। तो इसलिए हम लोग नेशनल इनकम को किस पे लेते हैं? कॉस्ट पे, ना कि मार्केट प्राइस में। और मार्केट प्राइस में टैक्सेस इंक्लूड होते हैं। आप कोई भी चीज खरीदते हो तो ब्रैकेट में लिखा हुआ होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस।
तो याद रखना, कभी भी कोई पूछे नेशनल इनकम मार्केट प्राइस पे निकलती है कि फैक्टर कॉस्ट पे निकलती है, आप बोलोगे फैक्टर कॉस्ट पे। फैक्टर कॉस्ट मतलब उसे लगाने में जो लागत लगी है ना, हम बोल लेते हैं बस, उसके अंदर टैक्सेस। अब किसी ने ये कहा, सुनो, किसी महाअनुभव ने ये कहा कि आप टैक्स तो ले नहीं रहे हो, तो ये जो चीज आपने 20 रुपए में बनाई है ना, हो सकता है सरकार ने इसको बनाने में आपको सब्सिडी भी दी हो, तो आप इसकी कीमत भी 20 रुपए क्यों मान रहे हो? सरकार ने भी तो आपको सब्सिडी दी, और सरकार सब्सिडी आपको टैक्स में से ही देती है, पहले आपसे टैक्स लेती है और उन्हीं पैसों में से सब्सिडी मिलती है। अभी आप इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदो कोई भी इंडिया में, सब्सिडी पे मिलेगा आपको, क्योंकि सरकार को इसे प्रमोट करना है, ठीक है। कोई सी भी आप इलेक्ट्रिक गाड़ी लो, सब्सिडी मिल रही है सब पे। तो वो सब्सिडी कार बनाने वाली कंपनी दे रही है क्या? कद्दू देगी वो? कौन देगा वो सब्सिडी? सरकार देगी। वो किससे लेती है? सरकार से। तो अब सवाल ये उठता है कि आप टैक्सेस को तो कंसीडर कर नहीं रहे हो, फिर सब्सिडी को भी कंसीडर मत करो। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। ये इतनी सी चीज समझानी थी आपको, तो ये पूरा सब क्रिएट किया कि एनआईटी का मतलब है इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। इनडायरेक्ट टैक्स जो सरकार आपसे लेती है, जीएसटी वगैरह, और सब्सिडी जो सरकार आपको देती है, दोनों को नेट कर लो तो वो होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ये सरकार की नेट इनकम हो गई, ठीक है। तो इसको अपन लोग प्रैक्टिकल में काम में लेंगे, कहीं ना कहीं पे जहाँ आएगा तब बात करेंगे। अभी याद रखना एनआईटी का मतलब क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। हाँ, कुछ पूछ रहा था। लेकिन जो जीएसटी होता है वो तो मतलब जो फाइनल कंज्यूमर है उसके ऊपर आता है बर्डन, तो बताना चाहिए ना। अरे कस्टमर पे आए कि किसी पे भी आए बर्डन आने से थोड़ी नेशनल इनकम निकलती है। मैं कह रहा हूँ कि इस चीज़ को 20 रुपये में बनाया, 2 रुपये का जीएसटी जोड़ा, तेरे को मैंने 22 में दे दिया, तो बनाने में तो 20 ही रुपये लगे ना। वो 2 रुपये जो कस्टमर से लिए वो तो मैंने सरकार को दे दिया ना, मेरी भी तो इनकम थोड़ी हो वो। अब अपन नेशनल इनकम निकाल रहे हैं तो नेशनल इनकम में वो इनकम आनी चाहिए जो आपने कमाई है। 2 रुपये मैंने थोड़ी कमाए, मैंने तो तेरे से लेके सरकार को दे दिए, ऐसे समझ ले। नेशनल इनकम मतलब जो इनकम है वो इनकम का है। 20 रुपये मेरी इनकम है, 2 रुपये मेरी इनकम थोड़ी है, तेरे से लेके मैंने तो सरकार को दे दिया। आप लोगों ने अकाउंट्स में पढ़ा है कि जीएसटी अपन लोग कलेक्ट करते हैं सेल के ऊपर, परचेज के ऊपर पे करते हैं। सेल और परचेज में से जो इनपुट आती है, बचता है अमाउंट, वो अपन सरकार को जमा करा देते। यही तो होता है, समझ गए? सही कर ले इसे। नेट इनडायरेक्ट टैक्स से मिस प्रिंट है, नीचे सही लिखा है फिर इनडायरेक्ट टैक्स और सब्सिडी। अब आपको सुनो इधर, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं मैंने यहाँ एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि बजट में मैंने पढ़ा दिया था। नए बच्चों के लिए रिपीट कर देता हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? वो टैक्स जिसका लायबिलिटी और बर्डन 2 अलग अलग पर्सन पे आए। बोलो मेरे साथ, वो टैक्स जिसका लायबिलिटी और बर्डन, those tax in which liability to pay tax and burden of tax falls on different person। जैसे अभी आप मैकडोनल्ड में गए बर्गर खाने, 100 रुपये का बर्गर था, 20 रुपये जीएसटी, आपने मैकडोनल्ड पे 120 रुपये दे दिए। मैकडोनल्ड वाला 100 रुपये अपने गले में डालेगा, 20 रुपये किसको जमा करा देगा? सरकार को। तो वो 20 रुपये जमा कराने की जिम्मेदारी किसकी है? मैकडोनल्ड की। लेकिन वो 20 रुपये का बर्डन किस पे आया? आप पे। तो ये कौन सा टैक्स हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स। क्या हो गया? इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने आपको बताया था कि भारत में इनकम टैक्स भले कोई भरे या ना भरे, बहुत कम भरते हैं, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी भरते हैं। क्योंकि हम सब होटल में खाना खाने जाते हैं, हम सब पेट्रोल डलाते हैं, हम सब डीजल डलाते हैं, कपड़े खरीदते हैं, जूते खरीदते हैं, और अब तो इंतहा हो गई है कि इन्होंने जीएसटी वो बटर, पनीर और दूध वगैरह पे भी लगा दिया अगर वो पैक्ड है तो इन चीज़ों पे भी जीएसटी लगता है। तो याद रखना, आप सब कुछ कमाते नहीं हो फिर भी आप लोग इनडायरेक्ट टैक्स पे। इसलिए हमारे देश में ये विडंबना है कि हमारे देश में सब के सब टैक्स पेयर्स है, इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर इनकम। हम कह रहे हमारी इनकम कुछ हो या ना हो, हम सब क्या है? टैक्स पेयर। भले हम डायरेक्ट टैक्स नहीं भरते, लेकिन हम इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी लोग भरते हैं। समझ गए? आगे आऊं,
तो इनडायरेक्ट टैक्स वो है जिसका लायबिलिटी और बर्डन किस पे आता है, डिफरेंट पर्सन पे। इनडायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल दे रखा है, क्या क्या है, एक्साइज ड्यूटी, सेल टैक्स वगैरह। सब्सिडी क्या होती है, सब्सिडी का मतलब होता है ग्रांट्स गिवन बाय गवर्नमेंट। क्या मतलब होता है, सरकार आपको 3 तरह की ग्रांट्स देती है, टिक कर लो, फॉर सेलिंग, कैश और फॉर इंकरेजिंग लेबर इंटेंसिव टेक्निक। देखो तीनों के एग्जांपल दे रहा हूं, आपको ध्यान से सुनना। पहली सब्सिडी मिलती है आपको चीजें लोअर प्राइस में बेचने के लिए। किस पे, जैसे जब मनमोहन सिंह की सरकार थी 2014 के पहले, तो मनमोहन सिंह ने सारी ऑयल कंपनीज को ये कहा था कि आप जो गैस सिलेंडर है, ठीक है, वो सब्सिडाइज रेट पे दो, क्योंकि ये एसेंशियल चीज में आता है। तो गैस का सिलेंडर इतना महंगा नहीं मिलना चाहिए, ये सबको मिलना चाहिए सब्सिडाइज रेट पे, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ बहुत समय तक और अभी भी बहुत सारी जगहों पे केरोसिन ऑयल यूज़ होता है, ठीक है, लकड़ी जलाते हैं, फॉसिल फ्यूल यूज़ करते हैं आग लगाने के लिए, फिर उस पर खाना बनता है। गैस सिलेंडर कम थे, तो उन्होंने कहा भाई गैस सिलेंडर तो मिलने ही चाहिए सबको, अब ये महंगे हैं तो सरकार इसकी सब्सिडी देगी। ओ सक्षम, सीधा बैठ एकदम, सरकार इसकी सब्सिडी देगी। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर एक गैस सिलेंडर 800 रुपये का है तो सरकार इसके 400 रुपये दे देगी ऑयल कंपनी को, और उनको कहेगी आप ये कस्टमर से कितने लो, 400। उस समय याद होगा आपको 412 413 रुपये का सिलेंडर आता था। उस समय क्रूड ऑयल का प्राइस तो और ज़्यादा ही था, मैंने उस दिन बताया था तुम लोगों को, क्रूड ऑयल का प्राइस उस समय ज़्यादा था, आज कम है। 2012 में सर्च करना क्रूड ऑयल का प्राइस क्या था, और अभी सर्च करो 2022 में क्या है, पता चल जाएगा तुम्हें, ठीक है। अभी मत कर पिक्चर, घर जाके करना। तो उस समय क्रूड ऑयल का प्राइस ज़्यादा था, इंटरनेशनल मार्केट से हम ऑयल महंगी रेट पे उठाते थे, फिर भी हमारा पेट्रोल सस्ता था, 60 रुपये में मिलता था पेट्रोल, ये इनमें मिलता था, क्योंकि उस समय सरकार ने टैक्सेस कम कर रखे थे और सब्सिडी ज़्यादा दे रखी थी। और आज उल्टा हो रहा है, क्रूड ऑयल का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में कम है, फिर भी हम लोग 100 रुपये का पेट्रोल 100 रुपये का डीजल डलाते हैं, क्योंकि सरकार ने टैक्सेस ज़्यादा लगा रखे हैं और सब्सिडी तो बिल्कुल जीरो कर दी है, ये वाली सब्सिडी जो गैस सिलेंडर पे मिलती है। आज आपके घर पे पूछना 1100 रुपये के आसपास सिलेंडर आता है, ठीक है, 100% इतने का आता है, तो इसके ऊपर अब कोई भी सब्सिडी नहीं है। सुनो इधर देखो, तो पहली सब्सिडी सरकार आपको देती है चीजें सस्ती रेट पे बेचने के लिए, लेकिन सरकार पागल है जो आपको सब्सिडी देगी सस्ती रेट पे बेचने के लिए। सरकार उन्हीं चीजों पे सब्सिडी देती है ऑब्वियसली जो बहुत असेंशियल हो। अब जब गैस सिलेंडर उस समय सब्सिडी पे मिलता था ना, तो लोग इसका बहुत मिसयूज करते थे, एक एक घर में बहुत सारे सिलेंडर ले लेते थे, फिर उसे ब्लैक करते थे। इंडिया है तो सरकार ने उस समय सोचा यार इसका कुछ करते हैं, तो फिर मनमोहन सिंह ने कहा एक घर में एक साल में 6 सिलेंडर या 8 सिलेंडर पे ही सब्सिडी मिलेगी घर के लोगों के हिसाब से। जैसे छोटी फैमिली है, 3-4 लोग रहते हैं, तो साल भर में 6 सिलेंडर मिलेंगे, 6 के ऊपर फिर सब्सिडी खत्म। फिर अगर 800 का सिलेंडर तो 800 में ही मिलेगा, 400 में नहीं मिलेगा। तो ये एक बहुत बढ़िया था, बैलेंस था। इससे क्या हो रहा था, जिसको जितने ज़रूरत थी उतने ही लेता था, कोई ब्लैक नहीं करता था। फिर सरकार ने ये रखा कि चलो इसका एक और तरीका ढूंढते हैं। अब अगर मान लो मैं अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरता हूँ, मैं अपनी रिटर्न में 10 लाख रुपए इनकम दिखाता हूँ, टैक्स भरता हूँ। अब मुझे ऐसा लगता है कि यार 400 और 800 में कितना सा तो फर्क है, 400 रुपये का फर्क है। छोटी सी फैमिली है मेरी, 4-5 सिलेंडर आते हैं, 5 को 400 से करो तो 2000 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं। साल भर के मेरे 2000 रुपये एक्स्ट्रा लग भी रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? ऐसे तो जने कितने रुपए लग जाते हैं साल भर में। तो मैंने कहा छोड़ो सब्सिडी मत लो। तो सरकार ने और दिमाग लगाया। फिर मनमोहन सिंह ने क्या कहा कि जो इनकम टैक्स का रिटर्न भरता है और जो अपनी रिटर्न में 10 लाख से ऊपर इनकम दिखाता है उसको सब्सिडी नहीं देगी, क्योंकि जरूरत भी नहीं है। और कितने लोगों ने अपनी मन से ही छोड़ दी सब्सिडी। लेकिन आज जो है, आज क्या है, ब्लंट सिस्टम चल रहा है कि सबके लिए 1100, ये गलत है। उससे क्या हो रहा है कि बहुत सारे पांचों उंगलियां एक जैसी नहीं होती। अब कोई ऐसे लोग होते हैं जिनकी मंथली इनकम ही 6-7 हज़ार रुपये होती है, ऐसे भी लोग होते हैं। वो 1100 रुपये का तो एक सिलेंडर उसका आ गया, क्या करेगा वो? तो उनको सब्सिडी मिलनी चाहिए, उनको मिलनी चाहिए, सबको नहीं मिलनी चाहिए। ऐसा रैशनलाइजेशन होना चाहिए। उस समय था,
लेकिन अभी इन्होंने खत्म, सबको खत्म। तो सरकार पहली सब्सिडी देती है चीजों को सस्ता बेचने के लिए। पढ़ो, सब्सिडी गिवन टू एंटरप्राइज फॉर सेलिंग देयर कमोडिटी टू कंज्यूमर एट अ प्राइस फिक्स बाय गवर्नमेंट। कि सरकार जो प्राइस फिक्स कर रही है उस पे आपको चीजें बेचनी है। इसका एग्जांपल लिख लो, एलपीजी सिलेंडर, एक जमाने में, आज नहीं, ये उन दिनों की बात है। और नेक्स्ट सेकंड, कैश सब्सिडी जो प्रोमोटर्स को मिलती है, ये आज भी मिलती है। ये आपको मिलती है कोई अच्छी चीज इन्वेंट करने के लिए, जैसे स्टार्टअप कंपनी को मिलती है। अब आज मेरे पास बहुत बढ़िया आइडिया है, वो आइडिया से सरकार का भला हो सकता है और मैं वो आइडिया को इम्प्लीमेंट करना चाहता हूँ, लेकिन पैसा नहीं है मेरे पास, तो सरकार मुझे क्या देगी? सब्सिडी देगी। ऐसा सरकार अभी पैसा बहुत दे रही है, क्योंकि हमारे यहाँ तुम देख रहे होंगे स्टार्टअप कितने खुल रहे हैं, अलग अलग तरह के स्टार्टअप, ठीक है। ये आइडिया है हमारे पास, यूथ पॉपुलेशन है हमारी, तो सरकार अभी इस जगह पे सब्सिडी देती है। अब ये देखो, ये वाली सब्सिडी उस समय कांग्रेस के टाइम पे नहीं मिलती, ये अभी ज़्यादा मिलती है। हर समय पे सरकार देखती रहती है भैया कहाँ किस जगह पे खर्च करना है। खर्च तो सबको करना है, क्योंकि पैसा घर लेके तो कोई जाएगा नहीं। नेक्स्ट, लास्ट, तीसरी सब्सिडी मिलती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करने के लिए। क्या यूज करने के लिए? लेबर इंटेंसिव, कि आप ज्यादा काम लेबर से करवाओ। अगर आप ज्यादा काम लेबर से करवाओगे तो हम आपको क्या देंगे? सब्सिडी देंगे। ये भी गवर्नमेंट देती है, पहले भी देती थी, अभी भी देती है, क्योंकि हमारे देश की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। अगर हम सारा काम मशीनों से कराएंगे तो हमारे यहाँ बेरोजगारी बहुत बढ़ जाएगी, और सरकार को ये पसंद नहीं है। फिर सरकार पे प्रेशर आएगा जॉब क्रिएट करने का, तो सरकार वो प्रेशर कंपनियों पे रखना चाहती है कि भैया तुम जॉब क्रिएट करो, तुम मशीनों से काम मत करो, लेबर से करवाओ। लेबर से करवाओगे तो तुम्हें थोड़ी कॉस्ट ज़्यादा आएगी, लेकिन वो हम दे देंगे। तो तीन तरह की सब्सिडी मिलती है, फॉर सेलिंग कमोडिटीज एट अ प्राइस फिक्स्ड बाय गवर्नमेंट, कैश सब्सिडी टू प्रोमोटर्स, और लास्ट for using labor intensive techniques। ठीक है, एक और कंसेप्ट पढ़ लो, फिर कल देखेंगे। कंसेप्ट नंबर 12, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज। क्या? इसमें तो मैं पढ़ाऊंगा कि अगर कोई बंदा किसी के अंडर में काम कर रहा है तो उसे जो कंपनसेशन मिलेगा वो किस प्रकार मिलेगा। जैसे आज मान लो कि मेरी एक मल्टीनेशनल कंपनी है, या मेरी एक छोटी सी दुकान है, या मेरी एक छोटी सी फैक्ट्री है, कुछ भी है, और मेरे यहाँ लोग काम करते हैं, तो वो लोग कमा रहे हैं, जो वो कमा रहे हैं वो नेशनल इनकम में आएगा। तो इसमें मैं पढ़ाऊंगा कि वो कमाते किस किस तरीके से, उनको सैलरी किस फॉर्म में मिलती है। तो एक अमूमन जनरली आपको जो सैलरी मिलती है वो 3 फॉर्म में मिलती है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज मैंने 3 हिस्सों में बांट रखा है। पहला, वेजेस एंड सैलरी इन कैश। क्या? दूसरा, वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। क्या? और तीसरा, एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम। क्या? एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू। अब तुम एग्री करोगे कि हाँ सर सैलरी हमें ये 3 तरीके से मिल सकती है, बस 3 के अलावा कोई चौथा तरीका नहीं हो सकता। जैसे आज मेरे यहाँ पे ये हुसैन काम कर रहा है, मैंने इसका पैकेज बनाया 12 लाख रुपए का, 1 लाख रुपए महीना। 12 लाख रुपए मैंने इसको कहा, देख 6 लाख तो तेरी बेसिक पे है, 2 लाख में तेरे को दूंगा हाउस रेंट अलावेंस, घर वर का किराया विराया तेरा जो भी है। 1 लाख रुपए में तेरे को कन्वेंस के दूंगा, ट्रैवलिंग के, इधर आना जाना घूमना फिरना, ये ऐसा पैकेज बना के देती है कंपनी। 50,000 ऐसे दूंगा। 1 लाख रुपए में तेरे को बोनस दूंगा, त्योहारों का बोनस, इसका बोनस, उसका बोनस, ये ऐसे। ये सब मिला के तेरे को साल भर में बेटा मैं कितने दूंगा? 12 लाख रुपए। ये खुश हो गया, हाँ सर ठीक है। ये हो गए वेजेस एंड सैलरी इन कैश में। आपको जो भी मिलता है, किसी भी नाम से मिलता हो, बेसिक पे के नाम से, हाउस रेंट के नाम से, ट्रैवलिंग के नाम से, घूमने के नाम, कोई भी नाम से मिलता हो, कैश में पे मिल रहा है तो वो क्या है? वेजेस एंड सैलरी इन। दूसरा मिलता है वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। क्या? वेजेस एंड सैलरी इन काइंड। अभी मैंने ये नैन्सी को रखा, इसको मैंने कहा कि बेटा मैं तेरे को 10 लाख रुपए दूंगा,
लेकिन तेरे को मैं दूसरी फैसिलिटीज दूंगा। जैसे तेरे को कार आएगी, कार जाएगी, तेरे को पैसे नहीं खर्च करने, तेरे घर पे कार खड़ी हो जाएगी, प्रीमाइसेस पे ऑफिस से लेकर आएगी, ऑफिस से छोड़ने जाएगी, ये एक फैसिलिटी। तेरे को तेरे बच्चों को किसी भी स्कूल में पढ़ना हो तो उसकी फीस अपन भरेंगे, वो भी एक है, ठीक है। तीसरा, तेरे को फूड अलाउंस मिलेगा, किसी भी रेस्टोरेंट में कहीं पे भी खाना वाना खाना हो, वाउचर दिखाओ, खा लो, वो पैसा भी कंपनी भरेगी। तो मैंने क्या करा, स्टाइल से इसका पैकेज कम कर दिया, फैसिलिटी बढ़ा दी। इसको 12 लाख रुपए दे रहा था, उसको 8 दे रहा हूँ, लेकिन उसको 4 लाख की फैसिलिटी भी दे रहा हूँ, तो वो वेजेस एंड सैलरी काइंड हो गया। तो इसकी सैलरी कितनी मानी जाएगी नैन्सी की, 8 इधर और 4 इधर, लेकिन मानी पूरी 12 ही जाएगी, क्योंकि जो मैं इसे सैलरी दे रहा हूँ, फैसिलिटी दे रहा हूँ, वो सैलरी का पार्ट ही तो है। समझ में आया ना? दोनों में क्या करा मैंने, इसको तो मैंने पूरे पैसे हाथ में दे दिए कि ले भाई 12 लाख रुपए खर्च कर, उसको मैंने हाथ में 8 लाख रुपए दे, लेकिन 4 लाख की फैसिलिटी दे दी। आजकल कंपनियां ये भी करती है। सर ये क्यों करती है कंपनियां? टैक्स बचाने के लिए। आज मैं उसको 12 लाख रुपए सैलरी दूंगा तो 12 लाख रुपए उसके अकाउंट में आएंगे, उस पर टैक्स लगेगा। अब मैंने उसे 8 लाख रुपए सैलरी दी तो उसके अकाउंट में तो 8 लाख रुपए आए ना, तो टैक्स तो 8 लाख पे लगेगा। बाकी 4 लाख रुपए अगर उसके 12 भी आते तो 4 लाख वो भी तो खर्च करती, वो जहां जहां खर्च करती वहां मैंने खर्च कर दिए, तो वो 4 लाख रुपए इस तरीके से उनकी इनडायरेक्ट इनकम हो गई, टैक्स बच गया। ये सब कलाकारियां कंपनियां करती है आजकल। सर कंपनियों को क्या मिलता है ये सब करके, उनकी जेब से तो 12 ही गए ना, एम्प्लॉय मिलते हैं अच्छे, और क्या मिलता है। किसी एम्प्लॉय को तुम बोलोगे कि ये सब फैसिलिटी है, टैक्स बेनिफिट है, ये CA करके देते हैं उनको एक पूरा पैकेज वैकेज बना के, यही काम है हम लोगों का, ठीक है, ऐसा बना के देंगे सेट करके कि इनकम थोड़ी सी कम हो जाए। क्योंकि देखो हमारे देश में सैलरीड एम्प्लॉय सबसे ज़्यादा पिसता है बेटा, सबसे ज़्यादा पिक्चर किसकी बनती है? सैलरीड एम्प्लॉय। क्योंकि बिजनेस वाला तो कुछ भी दिखा देता है। आज मैं एक कोचिंग चला रहा हूँ, मैं बता दूंगा भाई इतने कम बच्चे आए, कौन देखने आ रहा है, मैं बता दूंगा भैया खर्चे बहुत ज़्यादा हो गए, मैं बता दूंगा इतने इतने एम्प्लॉय को मैंने सैलरी दिया, रेंट दिया, ये दिया है, वो दिया है, मेरे हाथ में है सब कुछ। तो बिजनेसमैन अपनी इनकम को मैनिपुलेट कर सकता है, सैलरी वाला कैसे करेगा बेचारा? सैलरी वाले के तो सारे पैसे अकाउंट में आ रहे हैं, दिख रहा है सब कुछ, तो उसको छुपा ही नहीं सकता। तो ये थोड़े बहुत टोट के ढूंढते हैं कि चलो जो बच सकता है वो तो बचाए। तो सैलरी किस में देते हैं अपन? काइंड में। एक देते हैं कैश में और एक देते हैं, और एक सैलरी मिलती है जिसमें हम उसके हाथ में नहीं देते हैं, लेकिन उसकी सोशल सिक्योरिटी के लिए पैसे जमा करा देते हैं। जैसे मैंने कहा नैन्सी तेरे पेंशन में पैसे डाल रहा हूँ मैं, थोड़े बहुत पैसे तेरे प्रोविडेंट फंड में डाल रहा हूँ, तो जब भी तू रिटायर होगी तो तुझे पेंशन और प्रोविडेंट फंड से पैसे मिल जाएंगे ब्याज के साथ। तो वो पैसे मैं आज तेरी सैलरी में से डिडक्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं जमा करा रहा हूँ। तो वो भी देखा वो कितने, मैंने कहा साल भर के 1 लाख रुपए। तो अब इसकी सैलरी कितनी हो गई? 8 तो इसको हाथ में मिल गए, 4 का बेनिफिट मिल गया, और लाख रुपए इसके पेंशन में जमा हो गए। तो इसकी सैलरी कितनी पकड़ूंगा मैं? 13 लाख, क्योंकि इसने कमाए कितने? 13 लाख। नेशनल इनकम में कितने आएंगे आपके हिसाब से? 8 आएंगे, 4 आएंगे, 13 आएंगे, 1 आएगा, कितने आएंगे आपके हिसाब से? नेशनल इनकम में कितने आएंगे? हाँ 8। 8 वाले हैंड रेस करो, 8। 1 2 3 4 5 6 जने ही है। 12 वाले 12, 8 और 4 12। 13 वाले 8 4 और 1 13 लाख आएंगे। पिक्चर हो गया। तो तुम्हें क्या लगता है आएगा ही नहीं कुछ? तो अभी मैक्सिमम बच्चों ने किसी में भी हैंड रेज नहीं किया, तो उनको क्या लगता है क्या आएगा नेशनल इनकम में? इन सबका एवरेज। तो क्या ऐसे हैंड ऐसे करने में भी आलस आती है? ढीठो बताओ जल्दी, 8 वाले हैंड रेस करो, किसको लगता है 8 लाख आएंगे नेशनल इनकम में? पूरा अच्छे से करो। 13 वाले किसको लगता है 13 लाख आएंगे नेशनल इनकम में? किसको लगता है सिर्फ 12 लाख आएंगे? 8 और 4 ये दोनों, ऐसा कोई भी नहीं है। किसको लगता है नेशनल इनकम में सिर्फ 1 लाख आएगा? नेशनल इनकम में पूरे 13 लाख आएंगे, क्योंकि मिले तो उसे पूरे 13 ही है ना। अब कितने कैश में मिले, कितने काइंड में मिले, इससे क्या फर्क है? फर्क पड़ रहा है, मिले तो पूरे 13 ही है ना। तो नेशनल इनकम में तीनों आएंगे। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज 3 तरह का होता है, 3 चीजों से मिलके बनता है, वेजेस एंड सैलरी इन कैश
वेजेस एंड सैलरी इन काइंड और एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, किसका कंट्रीब्यूशन? मैं एम्प्लॉयर था, इन दोनों को जॉब मैंने दी, एम्प्लॉयर, तो एम्प्लॉयर जो पैसा आपके सोशल सिक्योरिटी में जमा, सोशल सिक्योरिटी का मतलब याद रखना पेंशन, प्रोविडेंट फंड वगैरह। चलो टिक कर लो, फिर कल पढ़ेंगे बाकी। वेजेस एंड सैलरी इन कैश, इट मींस ऑल मॉनेटरी पेमेंट लाइक बेसिक पे, डियरनेस अलाउंस, बोनस वगैरह वगैरह। सेकंड, कंपनसेशन इन काइंड, इट मींस नॉन मॉनेटरी फैसिलिटीज लाइक रेंट फ्री अकोमोडेशन, फ्री ट्रैवलिंग, फ्री रेशन, फ्री यूनिफॉर्म। और लास्ट, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन, इट मींस एम्प्लॉयर शेयर टुवर्ड्स इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, पेंशन, प्रोविडेंट फंड। सर एम्प्लॉयर आपके पेंशन करा देती है, प्रोविडेंट फंड करा देती है, एम्प्लॉयर आपका LIC करवा देता है एम्प्लॉयर, तो वो भी सब आपकी सैलरी का पार्ट माना जाएगा। धन्यवाद।